नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश गोस्वामी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गोस्वामी में। दोस्तों, आज हम लोग भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ने वाले हैं। देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। कह सकते हैं दोस्तों, जो प्राचीन भारत का इतिहास है ना, इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले क्या क्या है, तो पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। पाषाण काल के प्रमुख स्रोत जो है हड़प्पा सभ्यता हुआ। वैदिक काल पढ़ेंगे, जैन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन धर्मों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्राचीन भारत जो है ना, तो लिपि के आधार पर लिपि के आधार पर प्राचीन भारत है दोस्तों, लिपि के आधार पर इसका विभाजन हम कितने भागों में करते हैं, तो 3 भागों में करते हैं। लिपि के आधार पर कह सकते हैं प्राचीन भारत को दोस्तों, प्राचीन भारत को लिपि के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला भाग है दोस्तों कि प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक, सबसे पहला प्रागैतिहासिक काल आता है। दूसरा भाग जो है अपना, उसे बोलते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो है उसे साहित्यिक काल के नाम से जाना जाता है। जो तीसरा भाग है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, साहित्यिक काल के नाम से क्या कहता है, जाना जाता है। देखिए, इतिहास को पूरे 3 भागों में बांटते हैं। प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल। इसे आद ऐतिहासिक काल और साहित्यिक काल के नाम से जानते हैं। तो कैसे थे प्रागैतिहासिक काल में, जब मनुष्य जो था ना, वो कैसा था, तो घुमंतु प्रवृत्ति का था। प्रागैतिहासिक काल में जो मनुष्य था वो कैसा था, घुमंतु था। मतलब यहाँ से वहाँ क्या करता था, घूमता रहता था। और बात करें ये जो इसकी साक्ष्य में कहाँ से मिली है, तो इसकी जो साक्ष्य होती है, तो यहाँ इसके बारे में घुमंतु था। इसमें मनुष्य को लिपि का ज्ञान नहीं था। कह सकते हैं लिपि का ज्ञान नहीं था। इस समय मनुष्य को किसका ज्ञान, लिपि का ज्ञान नहीं था। तो कह सकते जो भी साक्ष्य मिलता है, तो खुदाई होती है ना, खुदाई के साक्ष्य पे के जो साक्ष्य होते हैं, तो उन्हीं साक्ष्य के आधार पर क्या किया जाता है, उन्हीं साक्ष्य के आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है। अगला आता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो बात करें दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल में हुआ क्या था, तो इस जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है ना, सिंधु घाटी जो है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता किसके, इसी आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। सिंधु घाटी की सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के काल। इसमें बात करें तो इसमें साहित्यिक स्रोत भी है, साहित्यिक स्रोत भी है, लेकिन साहित्यिक स्रोतों को पढ़ा नहीं जा सकता। उसके लिपि किस भाषा में, उस लिपि का कोई ज्ञान न होने के कारण से पढ़ा नहीं जा सका है। और बात करें इस समय के, तो इस समय खुदाई से जो साक्ष्य मिलते हैं, खुदाई से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों साहित्यिक काल। तो साहित्यिक काल की बात करें तो इसके बारे में हमें इसे लिखित प्रमाण भी मिलता है। इसके बारे में लिखित प्रमाण भी मिलता है। इसके बारे में खुदाई से भी प्रमाण मिलता है। इसके जो लिखित प्रमाण मिला है दोस्तों, तो लिखित प्रमाण की बात करें तो वो किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया। तो उसे क्या किया गया है, पढ़ा जा सका है। और बात करें इस समय, तो इसे वैदिक काल के नाम से भी, वैदिक कालीन सभ्यता के नाम से क्या करते हैं,
जानते हैं। तो कैसे, तो सबसे अच्छी जानकारी हमें किसके बारे में मिल सकती है, तो साहित्यिक काल के बारे में सबसे अधिक जानकारियाँ मिल सकती हैं, क्योंकि इस समय जो भी साक्ष्य हैं अलग अलग है। अब देखिए जो प्रागैतिहासिक काल है दोस्तों, इसके कितने भाग होते हैं, तो इसे पाषाण का, इसके अंतर्गत हम पाषाण काल का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम करते हैं, तो इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो इसके अंतर्गत हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करते हैं। सिंधु घाटी का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत हम किसका, वैदिक काल का अध्ययन करते हैं। देखिए तो इसको हम कितने भागों में बांटते हैं प्राचीन इतिहास को, तो 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला आता है पाषाण काल। अब देखते हैं पाषाण काल क्या होता है। दोस्तों आता है पाषाण काल, लिखते हैं पाषाण काल। दोस्तों बात करें पाषाण काल की, तो पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। तो कह सकते हैं जिस समय मनुष्य पत्थरों का बना हुआ हथियारों का प्रयोग करता था, उसे ही क्या कहा जाता है, पाषाण काल कहा जाता है। इस समय मनुष्य क्या करता था, जो भी हथियार करता, तो मनुष्य जानवरों का शिकार करता था, घुमंतु प्रवृत्ति का था, इसका कोई निश्चित निवास स्थान नहीं था, मतलब कह सकते घूमता हुआ था। और ये क्या करता था अपने तो इस काल को हम कितने भागों में बांटते हैं, तो 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले आता है पूरा पाषाण काल, इसके बाद की बात करें तो होता है मध्य पाषाण काल, और इसके बाद की बात करें तो होता है नव पाषाण काल। दोस्तों जो पत्थर के हथियार है ना, तो पत्थर के हथियारों पे इनका क्या कहता है, गठन किया जाता है, इनके पत्थर के हथियारों पे इनका बंटवारा किया जाता है। बात करें पूरा पाषाण काल को, तो इसको भी कितने भागों में बांटते हैं, इसको भी 3 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहला भाग है इसका, इसको भी कितने 3 भागों में बांटते हैं। पहला था पूरा पाषाण काल, उसका होता है मध्य पूरा पाषाण काल, फिर आता है उच्च पूरा पाषाण काल। कह सकते हैं पूरा पाषाण काल को दोस्तों 3 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहला भाग आता है इसका दोस्तों पूरा पाषाण काल। कह सकते हैं जो पूरा पाषाण काल है दोस्तों, इस समय जो भी हथियार, तो इसको हथियारों के आधार पे कितने भागों में बांटते हैं, तो 2 भागों में बांटते हैं। पूरा पाषाण को हथियारों के आधार पे कितने भागों में बांटते हैं, तो 2 भागों में। पहला आता है कि पेबुल संस्कृति, पहले बोलते हैं पेबुल संस्कृति। देखिए पूरा पाषाण काल को 2 भागों में बांटते हैं। पहला आता है पेबुल संस्कृति या चापर चापिंग संस्कृति, क्या बोलते हैं, या चापर चापिंग बोलते हैं, पेबुल संस्कृति या चापर चापिंग। देखिए चापर चापिंग क्यों कहते हैं, तो कह सकते हैं दोस्तों कि जो गोल पत्थर के हथियार होते हैं, मतलब पेबुल किसे कहते हैं, तो गोल पत्थर के हथियार को कहते हैं, गोल पत्थर के हथियार क्या कहते हैं, पेबुल कहते हैं। और चापर किसे कहते हैं, तो वे हथियार जो क्या हो, एक साइड नुकीले हों, कह सकते हैं जिन्हें छील कर क्या किया जा सके, 2 भाग। चापर किसे कहते हैं, जिनके मतलब कोई हथियार कह सकते हैं इस आकार के, कुछ पत्थर के कुछ हथियार इस आकार के दोनों साइड कैसे हों, नुकीले हों। जो दोनों साइड नुकीला होता है उसे क्या कहते हैं, चापर कहते हैं। और जो हथियार एक साइड नुकीला होता है उसे क्या कहते हैं, मतलब कुछ इस आकार के हथियार जो होंगे उससे हम क्या कहेंगे, चापिंग कहेंगे। कैसे चापर चापिंग संस्कृति कहते हैं, पेबुल संस्कृति कहते हैं। नेक्स्ट अपना हैंड, जो दूसरी संस्कृति से उसे हैंड एक्स या हस्तकुठार संस्कृति कहते हैं, या क्या कहते हैं, हस्तकुठार संस्कृति। कैसे था दोस्तों, जो हस्तकुठार संस्कृति थी ना, इसके अनुसार
क्या कहे जाते हैं कि जो भी हथियार बनाए जाते थे, तो हस्तकुठार मतलब जो हाथ से चलाए जा सके, कह सकते हैं जो हथियार हाथ से चलाए जाने वाले हस्तकुठार मतलब जो हथियार हाथ से चलाए जाते थे उसे क्या कहते थे, हस्तकुठार संस्कृति कहते थे। जिसे कह सकते कुल्हाड़ी हो, कुल्हाड़ी हाथ से चला जाने वाला, कुल्हाड़ी कह सकते हैं, या गणासा कह सकते हैं, गंडासा। ये सब क्या थे, हस्तकुठार संस्कृति के बने हुए औजार थे। दोस्तों इसके बाद बात आती है कि इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो इनके बारे में जो जानकारियाँ मिलती है दोस्तों, सोहन घाटी से मिलती है। कहाँ से मिलती है, तो सोहन घाटी, कहते हैं सोहन नदी घाटी से इनके बारे में जानकारियाँ मिलती हैं, या थार के मरुस्थल से मिलती हैं। थार के मरुस्थल से भी क्या करते हैं, इनके बारे में जानकारियाँ हमें मिलती हैं। बात करें भीमबेटका, मध्य प्रदेश में है भीमबेटका से भी क्या करती हैं, तो पूरा पाषाण काल की जानकारियाँ मिलती हैं। या कह सकते हैं यूपी में पड़ता है बेलन घाटी, बेलन घाटी से इनकी जानकारियाँ मिलती है। कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम है, या कह सकते हैं कश्मीर से भी इसकी जानकारियाँ मिलती हैं। तो कह सकते हैं जो हस्तकुठार या चापर चापिन पेबुल संस्कृति, चापर चापिन संस्कृति, हस्तकुठार संस्कृति, इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो सोहन घाटी से मिलती है, थार के मरुस्थल से मिलती है, भीमबेटका से मिलती है, बेलन घाटी से मिलती है, और कश्मीर से मिलती है। दोस्तों दूसरी बात आती है मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। तो मध्य पूरा पाषाण की बात करें दोस्तों, तो मध्य पूरा पाषाण काल में क्या होता है, तो इस समय जो उपकरण थे ना हल्के थे, कुछ सल्क पे आधारित थे। कह सकते हैं जो उपकरण थे किस पे आधारित थे, तो सल्क पे आधारित थे। कब, तो पूरा पाषाण काल के जो उपकरण थे किस पे आधारित थे, तो सल्क पे आधारित थे। ये उपकरण कौन कौन से थे, तो वेधनी था, ये उपकरण कह सकते हैं वेधनी था, वेधक था, वेधनिक था, वेधक था, वेधनिक था। ये मतलब इस समय के प्रमुख उपकरण थे। जिसे खुरचनी बोल सकते हैं, खुरचनी भी इस समय का हथियार था। दोस्तों बात करते हैं इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, वे स्थान जहाँ से इनके बारे में क्या करते हैं, इनके बारे में जानकारियाँ हमें कहाँ से मिलती हैं। तो जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इनके बारे में सबसे पहले जानकारी मिलती है बिहार के सिंहभूम से। सिंहभूम जो कहाँ है, तो बिहार में है। देखिए दोस्तों सिंहभूम कहाँ है, तो बिहार में, बिहार से इसकी जानकारियाँ मिलती है। जो बात करें उत्तर बेलन घाटी से इनकी जानकारियाँ मिलती है। बेलन घाटी जो कहाँ है, यूपी में है। बात करें बागन बेराचा से मिलता है इसकी जानकारी, बागन बेराचा से इनके बारे में जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं। गुजरात में एक जगह जिसका नाम है सौराष्ट्र, सौराष्ट्र से हमें कब मध्य पाषाण काल की जानकारियाँ मिलती हैं। बात करें महाराष्ट्र में नेवासा एक जगह है, वहाँ से भी क्या करती हैं, इनकी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अब बात आता है उच्च पाषाण काल, तो यहाँ से मिटाना पड़ेगा लगभग। अब बात आती है किसकी, उच्च पूरा पाषाण काल। तो कह सकते हैं उच्च पूरा पाषाण काल में जो उपकरण थे वो अच्छे क्वालिटी के थे, अच्छे बने हुए उपकरण थे। इसमें क्या आता है, तो इसमें फलक थी, तक्षणी थी। इसमें फलक तक्षणी की ज़्यादा प्रयोग होने के कारण इसे क्या कहा गया, फलक तक्षणी संस्कृति के नाम से क्या करते हैं, इसे जानते हैं। देखिए जो उच्च पाषाण काल था, इसमें पत्थरों का जो औजार था वो बहुत ही अच्छा था। इसे क्या कहते हैं, फलक तक्षणी संस्कृति के नाम से जानते हैं। कह सकते हैं इस काल में भी क्या हुआ, इस काल में जो मनुष्य का होमो सैपियंस है, होमो सैपियंस है उनकी प्रमाण प्राप्त होती है। उच्च पूरा पाषाण काल से होमो सैपियंस की प्रमाण
प्राप्त होती है। इसी समय हड्डियों की मातृ देवी की कुछ प्रतिमाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कंकाल की बनी हड्डी की मातृ देवी, हड्डी की मातृ देवी की कुछ अस्थियां, कुछ मतलब अवशेष मिला है। ठीक है दोस्तों, आगे आती है बात कि इसके बारे में जानकारियां हमें कहाँ से मिलती है, इसके प्रमुख स्थल क्या हैं, प्रमुख स्थल, इसके बारे में जानकारियां हमें कहाँ से मिलती है। तो कह सकते हैं पहला था सिंह भूमि, इसके बारे में सिंह भूमि से जानकारी प्राप्त होती है। सिंह भूमि की बात करें तो कहाँ से, रामपुर जो एमपी में है, रामपुर मध्य प्रदेश में एक जगह है रामपुर, वहाँ से इसकी जानकारियाँ मिलती है। सोरापुर दोआब, बात करें कर्नाटक में जगह है जिसका नाम है सोरापुर दोआब से इसकी जानकारियाँ सोरापुर दोआब से इसके बारे में जानकारियाँ हमें प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश एक जगह है गुजरात में, इसका नाम है छोड़ी गुजरात जगह नाम का याद नहीं आ रहा, भूल रहा है। आगे देखते हैं, यहाँ से इसकी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट काल आता है अपना मध्य पाषाण काल, इसे मिटाते हैं दोस्तों। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल। जो मध्य पाषाण काल है दोस्तों, मध्य पाषाण काल की बात करें तो इसकी खोज किसने किया था, तो मध्य पाषाण काल की सबसे पहली खोज की बात आती है किसने किया था, तो 1867 ईस्वी में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था कार्ल लाइट ने क्या किया था, इसकी खोज की थी। इसे क्या खोज कहाँ है, इसका खोज इन्होंने विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला में, कह सकते हैं मध्य पाषाण काल की खोज कहाँ हुई, किसने किया था, 1867 में कार्ल लाइट ने किया था। कहाँ किया था, तो विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है ना, कह सकते हैं विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला में इन्होंने इसका खोज किया था। देखिए मध्य पाषाण काल में मनुष्य जो था वो मतलब गुफाओं से धीरे धीरे बाहर निकलना प्रारंभ किया था, क्योंकि जो बर्फ का जमाव था वो जमाव धीरे धीरे क्या हो रहा था, कम हो रहा था, इसलिए मनुष्य बाहर निकलना चालू किया था। इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ मिलती है, तो राजस्थान का बागोर, जानकारी कहाँ से मिलती है, तो बागोर एक जगह है जो कहाँ पे, राजस्थान में जगह है जिसका नाम है बागोर, से इसकी जानकारी मिलती है। बात करें अहमदगढ़ से मिलती है। अहमदगढ़ कहाँ है, तो एमपी में एक जगह है अहमदगढ़, वहाँ से इसकी जानकारियाँ मिलती हैं। यहाँ पे जानकारी मिला क्या है, तो यहाँ पे पशु के कंकाल मिले हैं। क्या मिला जो दोस्तों, जानकारी स्वरूप क्या मिला, तो पशुओं के कंकाल प्राप्त हुए। कैसे पशु में किस किस पशु के कंकाल प्राप्त हुए, तो कुत्ता और घोड़ा, कुत्ता और घोड़ा का कंकाल प्राप्त हुआ है। तो कह सकते हैं मनुष्य इसमें पशुओं का ज्ञान हो चुका था, मनुष्य को इसका पशुओं का ज्ञान हो चुका था। बात करें इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं, तो एक जगह है जिसका नाम है दोस्तों संगनकल्लू, कह सकते हैं जगह है प्रमुख स्थल में संगनकल्लू से इसकी बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। बात करें जो संगनकल्लू कहाँ है, तो यह है कर्नाटक में। बात करें इसके बाद बीरभूम, जो बीरभूम है बंगाल में, बीरभूम कहाँ है, तो बंगाल में है। बीरभूम बंगाल से भी इसकी जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं। कह सकते हैं इसी मध्य पाषाण काल के अंत में, इसके अंत में या नव पाषाण काल के प्रारंभ में मनुष्य ने क्या किया था, आग का खोज का साक्ष्य प्राप्त होता है, आग के खोज का साक्ष्य मिला है। तो दोस्तों कह सकते हैं इसी समय मनुष्य आग का खोज किया था। दोस्तों आगे पढ़ेंगे हम नव पाषाण काल, अगले वीडियो में पढ़ेंगे नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और लौह पाषाण काल या लौहकालीन सभ्यता पढ़ेंगे। दोस्तों तब तक के लिए आप लोग जय हिंद, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में कुछ अलग अलग लेके, तब तक के लिए जय हिंद।